questo faccio oggi è questo. जय हिंद डॉक्टर्स। लास्ट क्लास में कहां तक पढ़ाया था? ये क्वेश्चन कराए थे। हेडिंग लिखना। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था दो एस्पेक्ट की स्टडी करनी है, एक तो क्वालिटेटिव और दूसरी क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव अपन पढ़ चुके थे। क्वालिटेटिव में अपन ने ये प्रिडिक्ट करा था कि एनोड पे क्या मिलेगा और कैथोड पे क्या मिलेगा। अब अपन ये पता करेंगे कि कितना मिलेगा। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक टेबल भी बनवाई होगी, घर पे जाके रिवाइज करी थी, हो गई? किसी को दिक्कत? अब यहां पर अपन को पढ़ना है इस सेक्शन में फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब फैराडेज लॉज को पढ़ने से पहले अपन एक छोटा सा फंडा देखेंगे यहां पर, है ना। एक बार वो समझ में आ गया तो फैराडे लॉ फटाफट समझ में आ जाएंगे। ठीक है, और याद करो मैंने फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का नाम लिया था फर्स्ट लेक्चर में जब अपन ने मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बीच में डिफरेंस लिखा था, है ना। तो यहाँ पर जो फंडा देख रहे हैं एक बार देख लेते हैं। मैंने कोई सा भी मैंने मेटल ले लिया, मेटल एम, मतलब ये जो फंडा मैं लिख रहा हूं ये सबके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, एक अननोन मैंने मेटल आयन ले लिया M+N। अब मुझे पता है मेटल आयन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? रिडक्शन होगा। कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? N इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मेटल सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं इनके यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखूं तो मैं कह सकता हूं 1 मोल मेटल आयन N मोल इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। और क्या हो रहा है? 1 मोल मेटल एटम में कन्वर्ट हो रहा है। बोल सकता हूं ऐसे, इनके अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखूं तो मैं ऐसे कमेंट कर सकता हूं कि 1 मोल मेटल आयन ने क्या करा? N मोल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे और किस में कन्वर्ट हो गया? 1 मोल मेटल एटम में कन्वर्ट हो गया। किस में रिड्यूस हो गया? 1 मोल मेटल में क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। अच्छा, मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूं, मेटल आयन ने चार्ज एक्सेप्ट करा और ये डिस्चार्ज हो गया। देखो चार्ज था इस पर, क्या अब चार्ज है? नहीं है, मतलब ये क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया। मतलब कह सकता हूं चार्ज ने चार्ज एक्सेप्ट करा, डिस्चार्ज हो गया। बोल सकता हूं ऐसे। और डिस्चार्ज का मतलब मैंने एक और बताया था आपको, डिपॉजिट। तो चार्ज ने जब चार्ज एक्सेप्ट करा तो डिपॉजिट हो गया कहां पे जाके? इलेक्ट्रोड पे जाके। ठीक है, अपन बोलते थे कॉपर कहां पर डिपॉजिट हुआ है? इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हुआ है। Ag+ का क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। तो Ag+ जो है रिडक्शन करने के बाद कहां डिपॉजिट हो गई? इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो गई। अब ये कितनी डिपॉजिट हुई है ये यहां से पता चलेगा। ये बात समझ में आ रही है? तो मैं कह सकता हूं जब चार्ज एक्सेप्ट करता है तो डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये डिस्चार्ज कितने मोल इलेक्ट्रॉन के कारण हुआ? N मोल इलेक्ट्रॉन। और मुझे पता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करते हैं? 96500 कूलम। और इसे ही अपन क्या बोलते हैं? 1 फैराडे। मतलब मैं कह सकता हूं 1 मोल मेटल आयन ने N फैराडे चार्ज एक्सेप्ट करा और क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया। मतलब कह सकते हैं N फैराडे चार्ज discharges 1 मोल ऑफ मेटल आयन। तो आप मुझे बताओ 1 फैराडे चार्ज विल डिस्चार्ज 1/N मोल ऑफ मेटल आयन। बोल सकता हूं ऐसे। मतलब मैंने ये पता कर लिया कि 1 फैराडे चार्ज पास कराऊंगा तो ऑलवेज कितना डिस्चार्ज होगा? 1/N मोल डिस्चार्ज होगा। ठीक है, अब मोल के टर्म्स में तो निकाल लिया, मुझे अब निकालना है इन टर्म्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। अब मुझे एक बात बताओ,
ग्राम इक्विवेलेंट्स और मोल के बीच में एक रिलेशन आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, मोल मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी फैक्टर किसके बराबर होता है? ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होता है। ठीक है, ये किसके बराबर होता है? ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर। तो मैं ये पता कर चुका हूं कि एक फेराडे कितना डिस्चार्ज करेगा, 1/n मोल डिस्चार्ज करेगा। तो अपन को ये पता करना है कि एक फेराडे कितना ग्राम इक्विवेलेंट डिस्चार्ज करेगा। तो मोल कितना डिस्चार्ज करा? 1/n। अब डिस्चार्ज किसका हुआ है? मेटल आयन का। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो डिस्चार्ज होगा उसी का वैलेंसी फैक्टर लेना है, न कि पूरे कंपाउंड का वैलेंसी फैक्टर लेना है। यह बात समझ में आ रही है? ठीक है, जो डिस्चार्ज होगा, जो डिपॉजिट होगा, उसी का वैलेंसी फैक्टर लेना है। तो यहां पर डिपॉजिट कौन हुआ? मेटल आयन, है ना? तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा? n। तो मैं कह सकता हूं ये हो जाएगा n। तो n से n कैंसिल आउट हो गया। कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स डिपॉजिट हुए? 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट हुआ। मतलब एक फंडा यहां पर निकल कर आ गया, 1 फेराडे चार्ज डिस्चार्जेस 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल। ये बात समझ में आ रही है? और यहां पर अगर मैं इसको इन जनरल लिख दूं तो मैं कह सकता हूं 1 फेराडे चार्ज ऑलवेज डिस्चार्जेस 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। हमेशा एक फेराडे चार्ज पास कराओगे तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस डिस्चार्ज होगा। यहां पर अपन ने मेटल की बात करी, मेटल आयन की बात करी, है ना? अब अगर कोई और आयन्स हुए, नॉन मेटल्स हुए, तो अपन क्या बोलेंगे? 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस क्या होगा? डिपॉजिट होगा। इन जनरल अपन ने अब क्या बोल दिया? सब्सटेंस बोल दिया। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, एक फेराडे चार्ज पास कराओगे तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस डिस्चार्ज होगा। कितना डिस्चार्ज होगा? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, अगर 2 फेराडे चार्ज पास कराएंगे तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट डिस्चार्ज होगा। 3 फेराडे चार्ज पास कराएंगे तो 3 ग्राम इक्विवेलेंट डिस्चार्ज होगा। ठीक है, अच्छा 1 फेराडे चार्ज पास करा रहे हैं तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस डिस्चार्ज हो रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या अपन ये पता लगा सकते हैं यहां से कि 1 फेराडे चार्ज पास कराने पर कितना ग्राम सब्सटेंस डिस्चार्ज होगा? क्या इसको ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं? ये ग्राम किसके बराबर होगा? इक्विवेलेंट वेट के बराबर। अगर मैं यहां पर बात करूं, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, या इक्विवेलेंट मास बोलो, एक ही बात है ना? ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने हुए? 1। एक फेराडे चार्ज पास करूंगा तो कितना ग्राम इक्विवेलेंट डिस्चार्ज हुआ? 1। तो मैं कह सकता हूं ग्राम इक्विवेलेंट हो गए 1, तो मैं कह सकता हूं गिवन मास किसके बराबर हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट के बराबर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? और इक्विवेलेंट वेट भी किसमें? ग्राम्स में। मतलब अपन कह सकते हैं अगर 1 फेराडे चार्ज पास कराएंगे तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा। यहां अपन कह दे वेट इन ग्राम कितना डिपॉजिट होगा? इक्विवेलेंट वेट के बराबर। और ई क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम्स। कॉपी करो। फटाफट कॉपी करो। तो बस ये फंडा याद रखना है कि 1 फेराडे चार्ज पास कराएंगे तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिस्चार्ज होगा। 2 फेराडे चार्ज पास करेंगे तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट। 3 फेराडे चार्ज पास करेंगे तो 3 ग्राम इक्विवेलेंट। इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, 1 फेराडे चार्ज पास कराएंगे तो कितना मास डिपॉजिट होगा? ई ग्राम के बराबर। 2 फेराडे चार्ज पास कराएंगे तो कितना मास डिपॉजिट होगा? 2e के बराबर। 3 फेराडे चार्ज पास कराएंगे तो कितना मास डिपॉजिट होगा? 3e के बराबर। और e क्या है? इक्विवेलेंट वेट। लिख लिया? आपका होमवर्क ये है कि जो भी बच्चे हुए क्वेश्चंस है, 25-30 क्वेश्चन रह गए हमें बस मॉड्यूल में, 25-30 भी नहीं होंगे, जितने भी है,
ये सारा आपको बनाना है ना। कल डिस्कस करेंगे अपन पूरा मॉड्यूल। BB3 बनानी है। एक्सरसाइज नंबर 1 में ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे अब। लिख लिया? एक क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पर। ये तो लिख लिया होगा। अच्छा, अगर दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को अपन ने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है, तो सीरीज में सेम चार्ज पास होगा या डिफरेंट? सेम चार्ज पास होता है। ये चीज समझ में आती है? एक क्वेश्चन लिखो। aqueous solution of AuCl3, aqueous solution of AuCl3 comma AgNO3 and CuSO4, aqueous solution of AuCl3 comma AgNO3 and CuSO4 are connected in series, are connected in series, full stop, are connected in series, full stop. If 3 Faraday charge is passed through it, if 3 Faraday charge is passed through it, if 3 Faraday charge is passed through it, then calculate ratio of moles of metals, then calculate ratio of moles of metals, then calculate ratio of moles of metals deposited at cathode, then calculate ratio of moles of metals deposited at cathode. हो जाएगा। 3 फैराडे चार्ज पास कराया है, तो तीनों से कितना पास कराएंगे? 3 फैराडे ही होगा क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है। मोल्स का रेशियो निकालना है, कितना आ रहा है? कितना? बिल्कुल सही है। अच्छा, ग्राम इक्विवेलेंट्स के रेशियो में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कितना? ग्राम इक्विवेलेंट्स के रेशियो की बात करें तो ये 1:1:1 हो जाएगा, है ना। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 फैराडे चार्ज पास कराएंगे तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 2 फैराडे चार्ज पास करेंगे तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट, तो 3 फैराडे चार्ज पास करेंगे तो 3 ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट्स का रेशियो तो 1:1:1 हो जाएगा, पर मोल का रेशियो पूछ रहा है। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, वैसे तो आपको पता होगी कि कैथोड की बात चल रही है, तो कैथोड पे कौन जाएगा? मेटल आयन। मेटल आयन का क्या होगा? रिडक्शन। मतलब कैथोड पे डिपॉजिट कौन होगा इन सॉल्यूशंस में से? Au, Ag एंड Cu।
और अपन जानते हैं मोल का रेशियो निकालना है, और मोल का फॉर्मूला क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये जो वैलेंसी फैक्टर होगा, ये वैलेंसी फैक्टर उस स्पीशीज का होगा जो डिपॉजिट हो रही है, न कि पूरे मॉलिक्यूल का। जनरली अपन मॉलिक्यूल की बात करते हैं, पूरे कंपाउंड की बात करते हैं, तो क्या बोलते थे, टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज, या टोटल H प्लस रिप्लेसेबल, या टोटल OH माइनस रिप्लेसेबल आयंस, यही बोलते थे, है ना। पर यहां पर वैलेंसी फैक्टर वो होगा जो स्पीशीज डिपॉजिट हो रही है उस पर चार्ज। अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो AU डिपॉजिट होगा, तो इस पे चार्ज कितना है, +3, तो इसका चार्ज लेना है अपन को वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं यहां पर वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, +3, यहां पे कितना हो जाएगा, +1, और यहां पे CU का कितना हो जाएगा, +2। ऑल्दो अगर मैं यहां पर देखूं तो कंपाउंड की भी वैलेंसी फैक्टर 3 ही है, 1 ही है, और यहां पर 2 ही है। पर फिर भी हमेशा ध्यान रखना कि जो डिपॉजिट हो रहा है उसकी वैलेंसी फैक्टर देखनी है, उस पर चार्ज देखना है, ठीक है। क्योंकि AU+3 जो है इसका क्या होगा, रिडक्शन, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन। ये रिडक्शन करेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन। ये रिडक्शन करेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो मैं बोल दूंगा यहां पर ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 3। ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 1, और ये हो जाएगा 3/2। तो ये आ जाएगा 1:2, 1:2, 3:2, 1.5। 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2:6, 6:3, क्योंकि रेशियो हमेशा अपन कोट करते हैं होल नंबर्स में, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। हेडिंग डालेंगे Faraday's laws of electrolysis, Faraday's laws of electrolysis। Faraday's laws of electrolysis। अच्छा मुझे एक बात बताइए, फेराडे कौन रहे होंगे, साइंटिस्ट रहे होंगे। इन्होंने क्या दिया है, लॉ। किस पर बेस्ड है ये लॉ, इलेक्ट्रोलाइसिस पर, है ना। तो नाम से ही बहुत सारी चीजें समझ में आ गई। अब अगर इनके लॉ की बात करें तो इन्होंने कुल मिलाकर 2 लॉ दिए थे। कितने लॉ दिए थे, 2 लॉ दिए थे, ठीक है। और इनको कुछ नाम नहीं सूझा, जब इन्होंने लॉ दिया था ना तो इनको कुछ नाम नहीं सूझा, तो इन्होंने नाम क्या रख दिया फर्स्ट लॉ का, फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ का नाम क्या रख दिया, फर्स्ट लॉ। तो आप मुझे बताओ सेकंड लॉ का क्या नाम रहा होगा, सेकंड लॉ। बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, अगर फर्स्ट लॉ का नाम फर्स्ट लॉ है तो सेकंड लॉ का क्या नाम हो जाएगा, सेकंड लॉ। अच्छा मजेदार बात पता है क्या है, जैसे आपको इसके लॉ के नाम पता है वैसे ही आपको लॉ भी पहले से पता है। अभी प्रूव कर सकता हूं मैं, है ना। मुझे एक बात बताओ, एक फंडा अपन ने देखा था, फंडा क्या देखा था, एक फेराडे चार्ज पास कराएंगे तो कितना ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। 2 फेराडे चार्ज पास कराऊंगा तो 3 फेराडे चार्ज पास कराऊंगा, 5 फेराडे चार्ज पास कराऊंगा, 10 फेराडे चार्ज पास कराऊंगा। मतलब मैं कह सकता हूं जितना ज्यादा चार्ज पास कराऊंगा उतना ज्यादा डिपॉजिट होगा, उतना ज्यादा डिस्चार्ज होगा। बोल सकता हूं ऐसे, तो कह सकता हूं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W, या ऐसे बोल सकता हूं W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। ये है क्या बेसिकली, एक फेराडे चार्ज पास कराया तो कितना ग्राम इक्विवेलेंट, 1, तो ग्राम में कितना मास हो गया, इक्विवेलेंट वेट के बराबर। 2 फेराडे चार्ज पास कराऊंगा तो कितना ग्राम इक्विवेलेंट, 2, 3 फेराडे तो 3। मतलब मैं कह सकता हूं जितना ज्यादा चार्ज पास कराऊंगा उतना ज्यादा डिस्चार्ज होगा, जितना कम चार्ज पास कराऊंगा उतना कम डिस्चार्ज होगा। तो मैं कह सकता हूं वेट ऑफ सब्सटेंस डिस्चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ड थ्रू इट, और यही फर्स्ट लॉ है। बस इसमें लिखना फर्स्ट लॉ, हेडिंग ही फर्स्ट लॉ ही है। when electric current is passed through, when electric current is passed through
when electric current is passed through solution of an electrolyte, then amount of substance discharge on electrode is directly proportional to quantity of charge passed through it. Is it directly proportional to quantity of charge passed through it? Is it directly proportional to quantity of charge passed through it? मतलब मैं कह सकता हूं W is directly proportional to Q. तो W क्या है? Weight of substance discharge on electrode, या बोल दूं amount of substance discharge on electrode is directly proportional to quantity of charge passed through it. Q क्या हो जाएगा? चार्ज. अब आप मुझे बताओ Q को क्या लिख सकता हूं? IT लिख सकता हूं. I क्या है? बिजली. T क्या है? टेम्परेचर नहीं है, टाइम है. किसमें मेजर करोगे? सेकेंड में, है ना. अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, इसको रिमूव करूंगा तो एक कांस्टेंट लगाऊंगा, तो कांस्टेंट लगा दिया Z. इसको A से लेकर Y तक कोई नहीं मिला था फ्री कौन मिला? इसको Z मिला. तो इसने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या ले लिया? Z इंटू IT. ये फॉर्मूला है, ठीक है. अभी ये फाइनल फॉर्मूला भी नहीं है, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिखेंगे, पर अभी तक तो यही है, ठीक है. तो यहां पर W क्या हो जाएगा इसके बारे में लिखेंगे, कॉपी करो फटाफट. वेट ऑफ सब्सटेंस किसमें कैलकुलेट करेंगे? ग्राम में. I क्या हो जाएगा? बिजली. किसमें मेजर करोगे? एम्पेयर में. T क्या हो जाएगा? टाइम. किसमें मेजर करोगे? सेकंड में. Q क्या हो जाएगा? चार्ज. किसमें मेजर करोगे? कूलम में. Z क्या होगा? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. देखो कुछ याद आ रहा होगा आपको. याद करो, जब भी अपन प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डिफाइन करते हैं तो उसके साथ वाली टर्म को किसके बराबर पुट कर देते हैं? 1 के बराबर पुट कर देते हैं, है ना. तो मैं कह सकता हूं इफ IT is equals to Q into 1 coulomb, then weight in ग्राम किसके बराबर हो जाएगा? Z के बराबर हो जाएगा. यहां तक लिखो. इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करेंगे Z को. लिख लिया? अच्छा इधर देखो, मुझे क्या डिफाइन करना था? Z डिफाइन करना था. ये क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को जब भी अपन डिफाइन करते हैं इसके साथ वाली टर्म को 1 के बराबर पुट कर देते हैं. मतलब IT को किसके बराबर पुट कर दिया? 1. और IT क्या है? Q, है ना. तो मैं कह सकता हूं W किसके बराबर आ जाएगा? Z के बराबर. अब देखो Z को कैसे डिफाइन कर रहा हूं. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिस्चार्ज ऑन इलेक्ट्रोड. W क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिस्चार्ज ऑन इलेक्ट्रोड बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज is known as electrochemical equivalent. Amount of substance in gram discharge on electrode by 1 coulomb of charge is known as electrochemical equivalent. और अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो Z क्या है? 1 कूलम चार्ज पास कराने पर जितना सब्सटेंस ग्राम में डिपॉजिट हो रहा है उसे ही बोलेंगे Z. 1 कूलम चार्ज पास कराने पर जितना सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है ग्राम्स में उसे ही क्या बोलेंगे? Z बोलेंगे. ठीक है, तो इसको लिखो. Mass of substance
mass of substance in gram, mass of substance in gram, discharge on electrode, mass of substance in gram, discharge on electrode by 1 coulomb of charge, mass of substance in gram, discharge on electrode by 1 coulomb of charge is known as electrochemical equivalent, is known as electrochemical equivalent, is known as electrochemical equivalent. ठीक है, अब इस Z को थोड़ा सा और अपन को मॉडिफाई करके लिखना है. कैसे लिखेंगे? अपन सब जानते हैं 1 फैराडे चार्ज डिस्चार्जेस कितना ग्राम? इक्विवेलेंट वेट के बराबर ग्राम, है ना. मतलब मैं कह सकता हूं 1 फैराडे चार्ज पास कराऊंगा तो कितना डिस्चार्ज होगा? ई ग्राम डिस्चार्ज होगा. बोल सकता हूं ऐसे. तो आप मुझे बताओ 1 फैराडे में कितने कूलम होते हैं? 96500 कूलम होते हैं. मतलब कह सकता हूं इतने कूलम कितना मास डिस्चार्ज कर रहे हैं? ई ग्राम के बराबर. तो 1 कूलम कितना डिस्चार्ज करेगा? E by 96500. मतलब मैं कह सकता हूं therefore 1 कूलम चार्ज discharges E upon 96500 ग्राम ऑफ सब्सटेंस. ये बात समझ में आ रही है? और मुझे एक चीज समझ में आती है, 1 कूलम चार्ज जितना सब्सटेंस डिपॉजिट करता है ग्राम में, उसे ही क्या बोलते हैं? Z बोलते हैं. मतलब ये वैल्यू जो होगी किसके बराबर होगी? Z के बराबर हो गई. मतलब मैं कह सकता हूं ये फॉर्मूला हो जाएगा W इज इक्वल्स टू E अपॉन 96500 इंटू IT. तो जो फेराडे की टाई थी वो 96,500 रुपीज की थी. फेराडे की जो टाई थी वो कितने रुपए की थी? 96,500 रुपीज की थी, है ना. बहुत महंगी टाई थी उस जमाने में. 96,500 की. बहुत अमीर था क्या? उस समय अच्छे लोग थे ना, गला दबाते नहीं थे. पर सबसे ज्यादा अमीर तो ब्रेडिक था. बहुत ज्यादा अमीर था. अमीर सब्सटेंसेस के साथ एक्सपेरिमेंट करता था. सेकेंड लॉ. अच्छा मजेदार बात पता है क्या है? फर्स्ट लॉ का नाम था फर्स्ट लॉ, तो सेकंड लॉ का नाम है सेकंड लॉ. और जैसे आपको फर्स्ट लॉ पता था वैसे ही आपको सेकंड लॉ भी पता है. सेकंड लॉ इसलिए पता है क्योंकि आपको फर्स्ट लॉ पता है. देखो कैसे. देखना, सुनना ध्यान से. ये भी आपको पता है. सपोज करो 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है. 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है. इनसे अपन ने सेम चार्ज पास कराया. मतलब दोनों का क्या कर दिया? सेम. क्यू सेम रख दिया. या मैं ऐसे कह दूं, एक और कंडीशन सुनना. 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है और दोनों को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया. अब सीरीज में कनेक्ट करूंगा तो चार्ज सेम फ्लो होगा. इसका मतलब ये अल्टीमेटली कि अगर 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है और उससे सेम चार्ज पास करा रहे हैं, मतलब दोनों का क्यू क्या हो गया? सेम. 96500 भी क्या है? सेम. तो क्यू क्या होता है? IT. दोनों का IT सेम, 96500 सेम. मतलब मैं कह सकता हूं W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E. और अगर 2 सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं W1 अपॉन W2 इज इक्वल्स टू E1 अपॉन E2. ये बात समझ में आ रही है? ये और कुछ नहीं, सेकंड लॉ है. ठीक है, लिखो. सेकंड लॉ हेडिंग डालना और इसमें लिखेंगे इफ. हाँ क्या 5 सेकंड क्या के लिए चाहिए आपको? if same quantity of charge, if same quantity of charge
इफ सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज, 5-10 सेकंड तो मैं यूं ही दे देता हूं आपको. इफ सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज पास थ्रू different electrolytic solution, if same quantity of charge is passed through different electrolytic solution, then amount of substance discharge on electrode, then amount of substance discharge on electrode is in the ratio, then amount of substance discharge on electrode is in the ratio of their equivalent weight, is in the ratio of their equivalent weight, is in the ratio of their equivalent weight. मतलब मैं कह सकता हूं W1 अपॉन W2 किसके बराबर हो जाएगा? E1 अपॉन E2 के बराबर हो जाएगा. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है. अच्छा मुझे एक बात बताओ, सुनना ध्यान से. ये तो 2 सोल्यूशन की बात हुई. अगर 3 सोल्यूशन होते तो एक्सप्रेशन क्या होता? बोलो ना. W1 अपॉन W2 अपॉन, शाबाश. ये कैसे सॉल्व करोगे? मुझे पता था यही गलती करोगे. अगर 2 से ज्यादा सोल्यूशन हुए तो आपको क्या लिखना है? W1 अपॉन E1 इज इक्वल्स टू W2 अपॉन इज इक्वल्स टू, अब समझ रहे हो ना क्या करना है? इज इक्वल्स टू टक 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 टक. बात समझ में आ रही है? कॉपी करो इसको. पता नहीं W1 अपॉन W2 अपॉन W से नहीं. अच्छा एक बात बताओ, ऑक्सीजन एटम का इक्विवेलेंट वेट पता है क्या होता है? कितना होता है? 8 होता है. और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का कितना होता है? 16 होता है. अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया. इधर देखो, सही वादा कर लेता हूं मैं आपसे, ये सारी चीज पढ़ानी पड़ेगी. ऑक्सीजन एटम का इक्विवेलेंट वेट होता है 8. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का भी इक्विवेलेंट वेट होता है 8. 16 नहीं होता है ना? इसको देखो और याद करो, इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन आपको रेडॉक्स में बताई गई होगी, या तो रेडॉक्स में बताई गई होगी या मोल कॉन्सेप्ट में बताई गई होगी, पर बताई गई होगी शायद तक जितना मुझे पता है 90% रेडॉक्स में बताई गई होगी. और जो बेसिक डेफिनेशन होती है ना इक्विवेलेंट वेट की, बेसिक डेफिनेशन, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन, उसमें हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट बोला जाता है 1 ग्राम, सॉरी 1 बोला जाता है. ऑक्सीजन का बोला जाता है 8, क्लोरीन का बोला जाता है 35.5 और एजी का बोला जाता है 108. बेसिक डेफिनेशन में इन चारों स्पीशीज का इक्विवेलेंट वेट की बात होती है. ठीक है. साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो इन चारों का इक्विवेलेंट वेट कभी भी चेंज नहीं होता, इन चारों का फिक्स रहता है. और इक्विवेलेंट वेट ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो किसी के रिस्पेक्ट में अपन कैलकुलेट करते हैं. इन चारों के अलावा जिसका भी आप इक्विवेलेंट वेट निकालोगे वो हमेशा चेंज होता रहेगा, पर इन चारों का हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा. और इनके रिस्पेक्ट में अपन दूसरे स्पीशीज का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. तो अगर मैं यहां पर बात करूं, इसको समझना, ऑक्सीजन आया ना यहां पर, इसका ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा? ऑक्सीडेशन होगा. किसमें कन्वर्ट होगा? ओ. कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन. तो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ? 2. मतलब वैलेंसी फैक्टर कितनी हो गई यहां पर? 2. अब अगर मैं यहां पर बात करूं इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो मोलर मास ऑक्सीजन एटम का कितना होता है? 16. वैलेंसी फैक्टर कितनी हो गई? 2. तो इक्विवेलेंट वेट आ गया 8. अगर मैं यहां पर इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो O2 माइनस 2 गिव्स 2O. 2O को लिख सकता हूं O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन. वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया? 4. तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2 हो जाएगा
मोलर मास कितना होता है 32 डिवाइडेड बाय 4, 8 वापस से। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही अगर हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो हाइड्रोजन एटम पर जो वैलेंसी फैक्टर होगा वो H+ होता है, तो वैलेंसी फैक्टर 1, तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा 1। पर H2 की बात करूं तो ऐसे ही अगर अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2H+ ट्रांसफर होंगे, H2 gives 2H+ plus 2 इलेक्ट्रॉन, तो वहां वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, पर इक्विवेलेंट वेट अभी भी 1 रहेगा, क्योंकि H2 का मोलर मास होता है 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 1 आ जाएगा। तो यहां पर नोट लगा के लिख लेना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 8, equivalent weight of hydrogen atom is equals to equivalent weight of H2 molecule is equals to 1, equivalent weight of Cl2 is equals to equivalent weight of Cl is equals to 5.5 and equivalent weight of Ag is 108 ग्राम पर इक्विवेलेंट। एक इक्विवेलेंट का मास कितना होता है 108 ग्राम, ग्राम पर इक्विवेलेंट। लिख लिया? एक छोटा सा पॉइंट और बताऊंगा मैं आपको, वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं पर एक और जगह एम्फेसाइज करूंगा मैं इस चीज को। देखो मैंने आपको बताया था जो वैलेंसी फैक्टर लेंगे वो किसका लेंगे, कंपाउंड का नहीं लेंगे, जो डिपॉजिट होगा उसका लेंगे, है ना, जो डिस्चार्ज हो रहा है उसका लेंगे, जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उसका लेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उसका लेंगे। ठीक है, अब इसको यहां पर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। अगर मैं ऐसे बात करूं तो Mn +7 से +2 जाता है, ये पढ़ रखा है ना आपने, है ना, और यहां पर वैलेंसी फैक्टर आप बताते थे 5 होगा, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। पर अगर मैं इसको कमीनो 4 के टर्म्स में लिखूं, मतलब KMnO4 के टर्म्स में लिखूं, है ना, तो यहां पर अगर आप कंपाउंड की वैलेंसी फैक्टर की बात करोगे या टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज की बात करोगे ना, तो यहां पर आएगा 1, ये टूटेगा K+ में और ये टूटेगा MnO4- में। कंपाउंड के वैलेंसी फैक्टर या कंपाउंड के पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की बात नहीं करनी है, जो डिपॉजिट हो रहा है, जो डिस्चार्ज हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या जिसका रिडक्शन हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में बात करनी है। यहां पर KMnO4 की बात करें, कन्वर्ट हो रहा है Mn+2 में, तो यहां पर क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, रिडक्शन हुआ है, तो रिडक्शन किसका हुआ, Mn का हुआ है, Mn के वैलेंसी फैक्टर के बारे में बात करेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन से सब समझ में आएगा। क्वेश्चन लिखेंगे, बोलूं, calculate the weight of copper deposited, calculate the weight of copper deposited, calculate the weight of copper deposited when 2 into 10 to the power 3, when 2 into 10 to the power 3 coulomb of charge, 2 into 10 to the power 3 coulomb of charge is passed through CuSO4 solution, is passed through CuSO4 solution using platinum electrodes, using platinum electrodes, pass through CuSO4 solution using platinum electrodes। ब्रैकेट में आपको कॉपर का मोलर मास दे रखा है 63.5 ग्राम पर मोल। कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, W इज इक्वल टू EIT/96500 लगाओ। वेट आपको निकालना है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर निकालना।
इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला पता है? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर होता है, लिख लेना ये भी साइड में कहीं। मतलब ये सारी चीजें अपन इसलिए लिख रहे हैं ताकि क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाए। 0.65 बिल्कुल सही है, 0.65 बिल्कुल सही आंसर है। फॉर्मूला कौन सा लगाना है? W इज इक्वल टू EIT अपॉन 96500। एक बार देख लीजिए सब लोग, पहला क्वेश्चन है, फॉर्मूले में वैल्यूज कैसे पुट करते हैं इसको देख लेते हैं एक बार। देखो W अपन को कैलकुलेट करना है, I इंटू टी, ये क्या होता है? Q होता है, तो Q की वैल्यू दे रखी है। साथ ही साथ E क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट किसका रखना है? जो डिपॉजिट हो रहा है। डिपॉजिट कौन हो रहा है? कॉपर हो रहा है। कॉपर का मोलर मास कितना दे रखा है? 63.5। अब आप मुझे बताओ, यहां पर जो डिपॉजिट होगा वो कॉपर होगा, मतलब कॉपर का रिडक्शन होगा, मतलब Cu+2 से Cu में जाएगा, तो वैलेंसी फैक्टर कितनी है? 2, तो ये हो जाएगा 2। इक्विवेलेंट वेट रखना है, मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, इनटू चार्ज आपको दे रखा है 2 × 1000 डिवाइडेड बाय 96500। बस इसको सॉल्व करना है। 635 डिवाइडेड बाय 965, जब इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 0.658 ग्राम। आसानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। .36 gram of a metal, 0.36 gram of a metal is deposited on an electrode. 0.36 gram of a metal is deposited on electrode, is deposited on electrode when 1.2 ampere current, when 1.2 ampere current is passed for 15 minutes. When 1.2 ampere current is passed for 15 minutes through its salt solution, through its salt solution, full stop. Find its valency factor, find its valency factor, find करो, find its valency factor. Find its valency factor. हो जाएगा, करो। थ्री बिल्कुल सही है, 3 बिल्कुल सही आंसर है। बाकी भी निकालो। वैलेंसी फैक्टर हमेशा ध्यान रखना सिंपल होल नंबर में होता है, होल नंबर में होता है ये। थ्री आ रहा है, देख लेते हैं एक बार। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? W इज इक्वल टू EIT अपॉन 96500। W कितना दे रखा है? 0.36। इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। एटॉमिक वेट कितना है? 96। वैलेंसी फैक्टर अपन ने मान लिया x मान लो, इनटू I कितना दे रखा है? 1.2। टाइम कितना दे रखा है? 15।
टाइम को रखेंगे सेकंड में, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 96500 x। काम करते हैं, यहां काटते नहीं है, इसको पहले x लिख लेते हैं। x क्या हो जाएगा 96 इंटू, देखते जाना, ये 0 इसके डेसिमल को हटा देगा तो ये हो जाएगा 12 इंटू 15 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 965 इंटू 36 लिख सकता हूं। ये 2 0 इसके डेसिमल को हटा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 2, ये हो गया 6, ये 6 से 6 गया, ये 10 टाइम जा रहा है। 96 इंटू 10 960 होता है, लगभग लगभग, है ना, बिल्कुल वही कर रहा है। ये 10 आ गया, 15 इंटू 2 30, 30 बाय 10 x आ जाएगा 3, ये वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। बोलू, how long a current, how long a current of 3 ampere, how long a current of 3 ampere has to be passed through, has to be passed through a current of 3 ampere, how long a current of 3 ampere has to be passed through a solution of AgNO3, a solution of AgNO3 to coat a metal surface of, to coat a metal surface of 80 centimeter square area, 80 centimeter square area, 80 centimeter square area with 0.005 mm thick, with 0.005 mm thick layer, thick layer, full stop. Density of silver is 10.8 gram per centimeter cube. Density of silver is 10.8 gram per centimeter cube. करो सॉल्व। हो जाएगा सॉल्व। डेंसिटी दे रखी है 10.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, थिकनेस आपको दे रखी है 0.005 mm, और क्या दे रखा है आपको, एरिया दे रखा है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात चल रही है सिल्वर की, बिजली दे रखी है 3 एम्पेयर, टाइम निकालना है आपको, करो सॉल्व। डेंसिटी, थिकनेस, एरिया, इससे क्या निकलेगा, मास निकल जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, W की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास इंटू, सॉरी, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास आ जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। हाँ 128.6 बिल्कुल सही आंसर है।
क्या 128.6 सेकेंड बिल्कुल सही आंसर है। आपके डेसिमल प्लेसेस कहीं इधर उधर हो गए। थिकनेस दे रखी है एमएम में, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, अपन वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, थिकनेस इनटू एरिया। थिकनेस कितना है 0.005 इंटू एरिया कितना है 80। अब ये एमएम में है तो डिवाइड किससे करेंगे 10 से, ठीक है। अब अपन जानते हैं डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास निकाल लेंगे और मास यहां पर निकलेगा ग्राम में। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी कितनी है 10.8, तो 10.8 इंटू 0.005 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 10, ये मास आ गया ग्राम में। इसको मैं यहां पर सॉल्व नहीं करूंगा, एक साथ ही सब सॉल्व करूंगा, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, W इज इक्वल टू EIT अपॉन 96500। यहां पर डिपॉजिट कौन हो रहा है, सिल्वर AG। इसका इक्विवेलेंट वेट बताया था, फिक्स होता है ऑलवेज 108। तो वेट अपन ने निकाला 10.8 इंटू 0.005 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट 108। आई कितना दे रखा है 3, टाइम अपन को निकालना है डिवाइडेड बाय 96500। ये 10 टाइम्स गया और इसका 10 इसके 10 के साथ गया, तो T लिख लेंगे अपन। T क्या हो जाएगा, T हो जाएगा 9650 इंटू 5 इंटू 8 डिवाइडेड बाय, इसके 3 डेसिमल प्लेसेस नीचे ला रहा हूं, इंटू 3। ये चीज समझ में आई कैसे लिखी, है ना। अब बस इसको सॉल्व कर लो। 20 2 5 193 193 इंटू 2 6 8 386 डिवाइडेड बाय 3, ये हो जाएगा 1 2 26 8 26 26 सेकेंड, 128.66 सेकेंड, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। इसमें किसको डाउट है क्या, बहुत सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी होती है और करेक्ट वैल्यू पुट करना बस। इक्विवेलेंट वेट की जगह ध्यान रखना क्या रखना है, मॉलिक्यूलर वेट की जगह ध्यान रखना क्या रखना है, वैलेंसी फैक्टर की जगह ध्यान रखना क्या रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। कैलकुलेट द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ, कैलकुलेट द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ, फर्स्ट पार्ट 1 mole of, calculate the charge required for the oxidation of, first part 1 mole of H2O2 O2, 1 mole of H2O2 O2, and second part है 0.5 mole of Cr2O32 K2Cr2O7। चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O2 O2। अब यहां पर जो आपको चार्ज कैलकुलेट करना है वो आप कैलकुलेट करना फेराडे में, फेराडे में वैल्यू बताइए आप। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा है, याद करो डेल्टा जी वाला एक क्वेश्चन दिया था, -NFE C4H10 करके कुछ था, कुछ रिएक्शन थी, और याद करो वहां पर मैंने एक फॉर्मूला बताया था Z इंटू मॉड्यूलस ऑफ X माइनस वाई। वहां पर अपन ने वैलेंसी फैक्टर निकाला था, वहां पर यह निकाला था कि कितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। क्या अगर मैं यहां पर कितने मोल इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुए हैं ये निकाल दूंगा तो चार्ज अपने आप पता पड़ जाएगा। अगर 2 मोल इलेक्ट्रॉन लॉस हुए 2 फेराडे, 4 मोल इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुए तो 4 फेराडे, पता लगाओ। फर्स्ट पार्ट का आंसर है 2 फेराडे, बिल्कुल सही कह रहे हो।
क्या सेकंड पार्ट का 66 फैराडे, 6 फैराडे नहीं, 1.5 फैराडे सेकंड पार्ट का आंसर है। बिल्कुल गलत है। 8 फैराडे भी बिल्कुल गलत है। एक फर्स्ट पार्ट में सॉल्व कर लेता हूं, है ना। इधर देखो, देखो इनको करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका तो मैं बता देता हूं आपको, वो अपन को अप्लाई नहीं करना, बस देख लो एक बार। याद करो मैंने आपको बताया था वाटर का होगा ऑक्सीडेशन तो मिलेगी O2, O2 ही मिल रही है। तो एक तरीका तो यह है कि रिएक्शन लिख दो। अब अपन जानते हैं वाटर की रिएक्शन, वाटर का होगा ऑक्सीडेशन तो मिलेगी O2, साथ में इसके क्या मिलेगा, H+ मिलेगा। अब बस बैलेंस कर लो। बैलेंस जब करेंगे तो यही होगा, है ना। मतलब मैं कह सकता हूं अगर 2 मोल वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कितने फैराडे चार्ज पास हो रहा है, 4 फैराडे। तो 1 मोल के लिए 2 फैराडे। पूछ कितने के लिए रहा था, 1 मोल के लिए रहा था तो 2 फैराडे। मतलब मैं यहां पर कह सकता हूं 2 मोल H2 कितने फैराडे लॉस करेगा, 4 फैराडे लॉस करेगा। या मैं कह दूं 4 मोल इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। 4 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, 4 फैराडे। तो 1 मोल के कारण 2 फैराडे चार्ज। एक तो ये तरीका है, पर जरूरी थोड़ा ना हमेशा अपन रिएक्शन लिख पाए, यहां तो वो भी नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, जो बिल्कुल बेसिक मेथड जो मैंने आपको बताया था, H2O से किसमें कन्वर्जन हुआ, O2 में। ठीक है, और याद करो मैंने एक फॉर्मूला बताया था N निकालने का, Z इंटू एक्स माइनस वाई। यहां पर Z क्या होता था, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम ऑन रिएक्टेंट साइड। इफेक्टिव एटम वो होता था जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन तो उधर है ही नहीं, हाइड्रोजन का तो खेल ही खत्म। ऑक्सीजन की बात करें, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, -2, और उधर क्या होगा, 0। अब आप मुझे बताओ इफेक्टिव एटम कौन हो गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड कितने हैं, 1। तो मैं यहां पर कह सकता हूं Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। x माइनस वाई क्या होता है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ इफेक्टिव एटम। तो ये हो जाएगा 0 माइनस ऑफ -2। तो ये आ गया 2 मोल इलेक्ट्रॉन, और 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, 2 फैराडे चार्ज। और अपन को चार्ज ही कैलकुलेट करना था, तो ये आंसर है। सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट सब देखना एक बार। मैंने आपको उस समय बोला था, पर शायद हो सकता है उस समय आपको मेरी बात पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा। मैंने आपको बोला था इस फॉर्मूले बनाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। बहुत बार जब भी अपन चार्ज ट्रांसफर, चार्ज गेन, चार्ज लॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो बहुत बार कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें अपन भूल जाते हैं, स्किप कर जाते हैं। इसलिए मैंने क्या करा है, इसको फॉर्मूले के टर्म्स में लिख दिया, है ना। अब जो आप बता रहे हो ना आंसर 1.5 होगा या 8 होगा, वो इसी कारण हो रहा है कि आप एक छोटी सी चीज मिस्टेक कर रहे हो। अब Z मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो, सुनना इधर। सेकेंड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो Cr2O3 किस में कन्वर्ट हो रहा है, K2Cr2O7 में कन्वर्ट हो रहा है। क्या यहां पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हैं, ऑक्सीजन के कारण -2 होता है, ऐसे कितने, -6, मतलब क्रोमियम पे +6 और एक पे +3। यहां पर अगर कैलकुलेट करें तो पोटेशियम का होता है 1, तो ऐसे कितने, 2। क्रोमियम का x मान लेते हैं तो 2x। ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, तो 7 × 2 इज इक्वल टू किसके बराबर, 0, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या है, न्यूट्रल। तो ये हो जाएगा, ये हो गया 12/2 +6। ठीक है, अब आप मुझे बताओ यहां पर इफेक्टिव एटम कौन हो गया, क्रोमियम। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई कर लो, Z इंटू एक्स माइनस वाई, ये किसके बराबर हो जाएगा, N के बराबर। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इफेक्टिव एटम रिएक्टेंट साइड कितने हैं, 2, Z की वैल्यू 2 इंटू एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा 6 - 3, ये आ गया 6 मोल इलेक्ट्रॉन। अब ये जो निकला है ये किसके लिए निकला, 1 मोल के लिए निकला है, और पूछा गया है आधे मोल के लिए। मतलब मैं कह सकता हूं 1 मोल of Cr2O3 lost 6 mole electron. Therefore, half mole will lost
3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और 3 मोल इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करेंगे? 3 फैराडे चार्ज। ये आंसर है। ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब गलती आप ये 2 कर रहे होंगे। इसलिए मैंने इसको यहां पर फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया। निकालने का तरीका यही था, पर वो फॉर्मूला जनरली नहीं अपन लिखते हैं या कहीं दे नहीं रखा है किसी किताब में। मैंने इसको यूं फॉर्मुलेट कर लिया ताकि जब भी आप नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन लॉस्ट या ट्रांसफर कैलकुलेट करो तो फॉर्मूला याद रहेगा ना, तो आपको एक समझ में आ जाएगी चीज, यार z लिखना भूल गए हम, x माइनस वाई करना भूल गए हम। अरे बहुत काम आता है, रिडॉक्स में पूरा यही चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। देखो जो Z है ना वो क्या है, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड है। तो यहां पर इफेक्टिव एटम कौन है? क्रोमियम। और रिएक्टेंट साइड क्रोमियम कितने हैं? 2 हैं। अगर सपोज करो यहां पर 2 मोल लिखे रहते ना क्रोमियम के, तो क्रोमियम हो जाता 4। बात समझ में आ रही है? तो फिर यहां 4 लिखना पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। फाइंड द मास रेशियो ऑफ, ये लिख लिया? लिखो। H2 तो 2 थे, पर मुझे एक बात बताओ, हाइड्रोजन का थोड़ी ना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा था। जो 2 हाइड्रोजन लूंगा वहां पर तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का चेंज हो रहा था, तो रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन तो 1 ही था। आप एक बार देखो वीडियो में, मैंने बोला है इफेक्टिव एटम वहां पर ऑक्सीजन हो जाएगा महेश। फाइंड द मास रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट, फाइंड द मास रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट एनोड एंड कैथोड, एनोड एंड कैथोड during electrolysis of, find the mass ratio of product obtained at anode and cathode during electrolysis of Na2SO4 aqueous, during electrolysis of Na2SO4 aqueous using platinum electrodes, using platinum electrodes। मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट लॉ या सेकंड लॉ? कैसे कह सकते हो सेकंड लॉ? क्योंकि Na2SO, सुन लो एक बार, समझ लो क्वेश्चन। Na2SO4 एक्वस का अपन इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, तो जब भी अपन सेल में इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो सेल में क्या होंगी? 2 इलेक्ट्रोड्स होंगी, एक कैथोड एक एनोड। अब एक ही सेल में 2 इलेक्ट्रोड की बात चल रही है और दोनों इलेक्ट्रोड से मैं कह सकता हूं सेम चार्ज पास होगा। एक ही सेल में 2 इलेक्ट्रोड है तो दोनों इलेक्ट्रोड से सेम चार्ज पास होगा, मतलब सेकंड लॉ लगाएंगे। W1/W2 या WA/WC को देख के ये नहीं बताना है कि सेकंड लॉ लगाएंगे। सेकंड लॉ कैसे समझ में आया कि Na2SO4 क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। इसका अपन क्या करा रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं। अब इसका अगर इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो अपन कह सकते हैं एनोड और कैथोड जो इलेक्ट्रोड होगी उसमें से सेम चार्ज पास होगा, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रोड सेम सेल की हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये पता करो कि एनोड पे क्या मिलेगा और कैथोड पे क्या मिलेगा, और फिर उनके इक्विवेलेंट वेट का रेशियो कैलकुलेट कर लो, वही इनके वेट का रेशियो होगा। ये जो क्वेश्चन है ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट दोनों का कॉम्बिनेशन है। 8:1 बिल्कुल सही आंसर है। Na2SO4 एक्वस, सबसे पहले तो पता करो एनोड पे क्या मिलेगा और कैथोड पे क्या मिलेगा।
8:1 बिल्कुल सही आंसर है। हाँ अच्छा, एनोड और कैथोड पे पता लगा लिया, क्या मिलेगा? कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। रिडक्शन किस किसका हो सकता है? सोडियम का भी हो सकता है और वाटर का भी हो सकता है। होगा किसका? वाटर का। वाटर का होगा, रिडक्शन तो मिलेगी H2। अच्छा, एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किस किसका हो सकता है? SO4 का भी हो सकता है और वाटर का भी हो सकता है। होगा किसका? वाटर का होगा, ऑक्सीडेशन तो मिलेगी O2। तो मुझे क्या निकालना है? वेट एट एनोड अपॉन वेट एट कैथोड। ये किसके बराबर हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2, क्योंकि एनोड पे क्या मिल रहा है? O2, कैथोड पे क्या मिल रहा है? H2। और इक्विवेलेंट वेट O2 का पता है कितना होता है? 8। हाइड्रोजन का होता है 1, 8:1। इसमें किसको डाउट है तो बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। क्या बताऊं? बताओ। O2 और H2 कैसे डिपॉजिट होगा? Na2SO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस कराया है अपन ने। हाँ, कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है। रिडक्शन किस किस का हो सकता है? कैटायन का और वाटर का। नीचे जो होगा, नीचे कौन है? वाटर। वाटर का होगा, रिडक्शन तो मिलेगी H2। ऑक्सीडेशन किस किस का हो सकता है? SO4 का और वाटर का। और याद करो, CBI पुलिस और कचरा, ये कचरा है, तो पुलिस का पहले हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। A certain amount of current is passed through. A certain amount of current is passed through NaCl aqueous. A certain amount of current is passed through NaCl aqueous, liberating 2.24 liter. Liberating pass through NaCl aqueous. NaCl aqueous liberating 2.24 liter Cl2 gas at STP. 2.24 liter Cl2 gas at STP. Full stop. When same current is passed through AgNO3, when same current is passed through AgNO3, full stop, find mass of Ag deposited. Find mass of Ag deposited. Find mass of Ag deposited. करो सॉल्व। अच्छा, फर्स्ट लॉ या सेकंड लॉ? सबसे पहले तो ये बताओ, फर्स्ट लॉ लगेगा या सेकंड लॉ लगेगा? सेकंड लॉ लगेगा। क्वेश्चन में कह रहा है सेम करंट इज पास्ड। टाइम के बारे में कुछ नहीं कह रहा है, बाय डिफॉल्ट सेम लेंगे। आई इंटू टी क्या होता है? चार्ज। चार्ज सेम पास हो रहा है AgNO3 और NaCl के सोल्यूशन से। सेकंड लॉ लगेगा। देखना पड़ेगा। वेट ऑफ Ag निकालो। बताऊं? 10.8 आंसर नहीं है। 10.8 आंसर नहीं है।
नहीं 63.9 भी नहीं है। ट्वेंटी 1.6 बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है 21.6। देख लो एक बार, गलती पता है क्या कर रहे हो, इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट की, बस यही गलती है आपकी। इस क्वेश्चन को देख लो एक बार। देखो यहां पर एक चीज समझ में आती है, सेकंड लॉ लगेगा, और सेकंड लॉ कैसे लगाएंगे, वेट ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ Ag किसके बराबर हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag। ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपको पता चल जाए सेकंड लॉ लगाना है, तो आप सिर्फ दो स्पीशीज पर ध्यान दो, एक वो जिसका डेटा निकालना है और एक वो जिसका डेटा दे रखा है, और दोनों के लिए क्या लगा लो, सेकंड लॉ लगा लो। डेटा किसका दे रखा था, Cl2 का, तो वेट ऑफ Cl2, डेटा निकालना किसका, Ag का, तो वेट ऑफ Ag इज इक्वल्स टू इनके इक्विवेलेंट वेट का रेशियो। अब देखते जाना, मुझे यहां वेट रखना है पर दे रखा है वॉल्यूम, तो सबसे पहले निकालने पड़ेंगे मोल। तो मोल्स ऑफ Cl2 की बात करूं तो मोल्स ऑफ Cl2 क्या हो जाएगा, 2.24 डिवाइडेड बाय 22.4, तो ये कितना आ जाएगा 1/10 मोल। इसको नहीं सॉल्व कर रहे। अब क्या निकाल ले, मोल से क्या निकल के आ जाएगा, वेट इन ग्राम। तो मोल को किससे मल्टीप्लाई करूं, 35.5 से, 71 से। ये गलती पहली तो, क्योंकि यहां पर मोल से मास निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे मोल को मोलर मास से। मोलर मास किसका, Cl2 का, क्योंकि ये जो वॉल्यूम निकाली है Cl2 की दे रखी थी, मोल निकाले हैं Cl2 के निकाले हैं, तो मास भी निकल कर आएगा Cl2 का, और Cl2 का मोलर मास होता है 71। ये हो गया 71/10 ग्राम। अभी भी सॉल्व नहीं कर रहा मैं इसको, ठीक है, ये वैल्यू यहां पर रख दो। अब जब लॉ लगाएंगे तो ये हो जाएगा 71/10 इंटू 1 वेट ऑफ Ag इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl2, फिर से गलती, 35.5 रखना है ना कि 71। 35.5 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag 108, 2, ये आ जाएगा 216/10 21.6, वेट ऑफ Ag आ जाएगा 21.6 ग्राम। ये आंसर है। अब एक काम करना, ये डेफिनेटली गलती करोगे, इसलिए यहां पर एक तो गोलू बनाना और एक गोलू यहां पर बनाना, और यहां पर स्टार मार्क कर देना। एक और क्वेश्चन करेंगे और इससे अच्छा और क्वेश्चन करेंगे। लिख लिया, हाँ बिल्कुल, सेम चार्ज पास हो रहा है। अब सेम चार्ज पास हो रहा है तो एक फॉर्मूला अपन ने फर्स्ट लॉ लगाया Cl2 के लिए, फिर फर्स्ट लॉ अपन ने लगाया Ag के लिए, दोनों एक्सप्रेशन को डिवाइड करा तो Q दोनों का सेम था, कैंसिल आउट। 96500 96500 दोनों का सेम था, कैंसिल आउट, यही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, if 0.224 liter of H2 gas, if 0.224 liter of H2 gas is formed at the cathode, is formed at the cathode, comma, comma, the volume of O2 gas formed at the anode, the volume of O2 gas formed at the anode under identical conditions is,
the volume of O2 gas formed at the anode under identical conditions is first law या second law? लगाओ. Identical condition is क्या? सुनाई नहीं दे रहा. 0 पॉइंट नहीं. क्या? 0.224 नहीं. 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 क्या? नहीं. 0.122 112 बिल्कुल सही है. लीटर मतलब 112 ml. आंसर सही है. देख लेते हैं एक बार. ये चीज तो समझ में आती है. आइडेंटिकल कंडीशन कह रहे हैं मतलब चार्ज दोनों का सेम होगा, मतलब सेकंड लॉ लगा सकते हैं. और सेकंड लॉ कैसे लिखेंगे? वेट ऑफ H2 अपॉन वेट ऑफ O2 इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2. अब मजेदार बात यह है कि वेट जो दे रखा है H2 का वो डायरेक्टली नहीं दे रखा है, आपको वॉल्यूम दे रखा है H2 का. तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? मोल्स ऑफ H2. मोल्स ऑफ H2 कैसे लिखेंगे? मोल का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4, जो वहां पर करा था अपन ने. ये हो जाएगा 0.224 डिवाइडेड बाय 22.4. इसको ऐसे ही रहने दो. अपन को रखना क्या था? वेट. तो सबसे पहले अब निकालेंगे मोल से वेट. तो मोल को किससे मल्टीप्लाई करें? मोल को किससे मल्टीप्लाई करें? नंबर बता. ये मोलर मास क्या होता है? 1 या 2? 2. तो ये हो जाएगा 0.224 डिवाइडेड बाय 22.4 इंटू 2. एक तो ये गलती करोगे है ना. अब वैल्यू पुट कर दो. तो ये हो जाएगा 0.224 डिवाइडेड बाय 22.4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ O2. दूसरी गलती यहां पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2 ये 1 होता है. इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2 ये होता है 8. तो वेट ऑफ O2 आ जाएगा, ये हो गया 100 और ये आ गया 16/100 ग्राम. पर क्या मास निकालना था? नहीं, वॉल्यूम निकालना है. तो वेट से वॉल्यूम जाने के लिए फिर निकालो मोल. अब मोल निकालेंगे तो मोल कैसे निकालेंगे? इसको किससे डिवाइड करूं? 32 से. फिर से एक और गलती हो सकती है क्योंकि वेट जो है ये O2 का है ना. तो मोल्स ऑफ O2 क्या हो जाएगा? 16/100 डिवाइडेड बाय मोलर मास O2 का 32. अब क्या निकालने? वॉल्यूम निकालने. अब मोल पता है, वॉल्यूम निकालने के लिए 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये हो जाएगा 16/100 इंटू 1/32 इंटू 22.4 2 11.2. ये आ जाएगा 0.112 लीटर और 112 ml. और भी बहुत सारे तरीके इसको करने के, पर ठीक है ऐसे हो जाएगा आसानी से. गलतियां पता है कहाँ कहाँ करोगे? पता है ना. 1 की जगह 2 ले लोगे, 8 की जगह 16 ले लोगे, कभी 32 की जगह 8 ले लोगे. पहली गलती यहाँ पे, दूसरी गलती यहाँ पे, तीसरी गलती यहाँ पे, चौथी गलती है 32. ध्यान रखना इनके. क्लियर है यहां तक? लास्ट क्लास में एक होमवर्क दिया था मैंने आपको. पेज नंबर रीड करने को बोला था 142 से 145. ये हेंस प्रूव्ड हो गया होगा कि वहां पे कुछ समझ में नहीं आना है.
है ना, और वहां पर कुछ समझाने के लिए बोल ही नहीं रखा है, कुछ बोलेगा तभी तो समझ में आएगा, है ना। तो वहां पर आपको मैंने कल भी बताया था कि वहां पर आपको बस ये देखना है कि एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लिया गया है, और एनोड और कैथोड की रिएक्शन को ऐड करोगे तो सेल रिएक्शन कैसी दिखाई दे रही है, बस, और कुछ नहीं। ये आपको बोर्ड वाले टीचर बताएंगे, वो बताएंगे कि कौन सा पार्ट आता है ना। अगर वो बोल दें कि आता है तो बिल्कुल रट के जाना, और कब रटोगे, बोर्ड से 2-3 दिन पहले, है ना, क्योंकि अभी रटोगे तो भूल जाओगे, है ना। और नेट में ये नहीं कहेगा लिख के दिखाओ, हाँ, है ना, बात समझ में आ रही है। और वैसे भी बहुत पहले, बरसों पहले आया था क्वेश्चन, ठीक है। अब एक काम करो, हाँ बोलो ना। एक छोटा सा पॉइंट और देखेंगे अपन, फिर डिस्कशन करेंगे अपन। कल बहुत कुछ करने को है, आपको पता है ना आपका होमवर्क क्या है, मॉड्यूल बना लेना आप, ठीक है। अच्छा एक छोटा सा एग्जांपल करेंगे अपन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कुसोफोर यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। बता सकते हो आंसर क्या होगा, कॉपर का ही होगा ऑक्सीडेशन, कॉपर का ही होगा रिडक्शन, पर ये इलेक्ट्रोलिसिस नहीं कहलाता है। सुनना ध्यान से। अब अगर मैं यहां पर बात करूं, तो कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसे ही होगा इसका। अब इधर देखते जाओ, ये कौन सी इलेक्ट्रोड है, कॉपर की, ये भी कौन सी इलेक्ट्रोड है, कॉपर की, ठीक है। और यहां पर सोल्यूशन कौन सा है, CuSO4, CuSO4। अब अगर मैं बात करूं, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो ये क्या होगा, एनोड, ये क्या होगा, कैथोड, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसका होगा, कॉपर का। यहां पर अपन जानते हैं कॉपर का ही ऑक्सीडेशन होता है, कॉपर का ही रिडक्शन होता है, तो यहां पर ऑक्सीडेशन किसका होगा, कॉपर का। मतलब मैं कह सकता हूं कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा तो कॉपर जो एटम होंगे वो आयंस में कन्वर्ट होंगे और कहां पर आ जाएंगे, सोल्यूशन में आ जाएंगे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर क्या होगा, रिडक्शन, रिडक्शन किसका होगा, कॉपर आयंस का। तो ये जो कॉपर आयंस है ये क्या हो जाएंगे, रिड्यूस होके यहां पर डिपॉजिट हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है, मतलब मैं कह सकता हूं कॉपर का ही होगा ऑक्सीडेशन और कॉपर का ही होगा रिडक्शन, ये अपन ने देखा भी था, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर बात करूं, ध्यान से सुनना, तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि यहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस तो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता था, इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर ब्रेकडाउन, किसका, आपका या मेरा, इलेक्ट्रोलाइट का। क्या इलेक्ट्रोलाइट का ब्रेकडाउन हुआ, नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। मतलब मैं कह सकता हूं यहां पर इलेक्ट्रोलाइट का तो ब्रेकडाउन ही नहीं हो रहा है। अब अगर यहां पर इलेक्ट्रोलाइट का ब्रेकडाउन नहीं हो रहा तो कह सकता हूं यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस थोड़ा ना हो रहा है, यहां पर हो क्या रहा है, प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर हो रहा है। क्या हो रहा है, प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर, या मैं ऐसे कह दूं इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रही है। और ये जो मेथड है इलेक्ट्रोलाइसिस जो है, ये अपन प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल कराने के लिए भी यूज करते हैं। अगर कोई इम्प्योर मेटल रॉड है उसको प्योरीफाई करना है तो अपन इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से कराते हैं, ठीक है। कैसे कराएंगे, सपोज करो सिल्वर की रॉड है ना, वो इम्प्योर है, उसको प्योर बनाना है, तो क्या करें, इम्प्योर रॉड जो होगी वो एनोड बना दो, क्योंकि यहां पर होगा क्या, इम्प्योर मटेरियल जो है उसमें से पार्टिकल्स टूट टूट कर सोल्यूशन में आएंगे, और ये जो आयंस हैं ये क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट होते चले जाएंगे,
कहां पर? कैथोड पर। और जो डिपॉजिट होगा वो क्या होगा? 100% प्योर होगा। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि अपन जानते हैं इंप्योरिटीज जो होंगी वो यहां पर डस्ट के फॉर्म में होगी, उनका ना तो ऑक्सीडेशन होगा ना रिडक्शन होगा, और अपने वेट के कारण वो यहां पर टप से बैठ जाएगी, और ये कहलाती है एनोड मड। एनोड मड, ये पढ़ रखा है? पढ़ रखा है ना? बस। और यहां पर ये जो एनोड है ये क्या होती है? इम्प्योर होती है। और अगर नहीं पढ़ रखा ना, टेंशन मत लो आप, अभी आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होगी, मेटलर्जी में सब पढ़ोगे और डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है? ये क्या होती है? इम्प्योर मेटल रॉड होती है। ये क्या होती है? प्योर होती है। ये जो कैथोड होता है इसमें आपको क्या रखनी होती है? एक पतली सी वायर रखनी होती है प्योर मेटल की, पतली सी वायर, क्योंकि एट दी एंड वो क्या होनी है? मोटी होनी है। और जब भी अपन माइनिंग करते हैं तो हमेशा अपन को क्या मिलता है? ओर मिलता है, जो कि इम्प्योर होता है। ऐसे नहीं भगवान ने पहले से ही सिल्लियां रख रखी है मेटल की, या कोई सिल्लियां छोड़कर चला गया था, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको क्या मिलेगा? ओर मिलेगा। ओर को कहां रखना है? यहां पर। इसी का होगा ऑक्सीडेशन, इसी का होगा रिडक्शन, तो यहां पर आपको क्या मिलेगी? प्योर मेटल रॉड मिलेगी। ये बात समझ में आ रही है? तो यहां पर क्या हो रहा है? प्योरिफिकेशन हो रहा है, ना कि इलेक्ट्रोलाइसिस। क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन में कोई चेंज नजर नहीं आ रहा है। क्लियर है बात सभी को? इसको बनाओ फटाफट। हाँ बिल्कुल सिमिलर। अगर अपन बात करें सिल्वर की बात करें, तो यहां पर सिल्वर का ओर ले लो, सिल्वर की प्योर वायर ले लो, और यहां पर सोल्यूशन कौन सा रख दो? AgNO3। ऐसा भी लिखवाया था। NiSO4 ले लो और निकल की रॉड ले लो, निकल का ही होगा ऑक्सीडेशन, निकल का ही होगा रिडक्शन। लिख लिया? ये बना लिया? इसमें एक लाइन लिखेंगे, इन दिस प्रोसेस। अच्छा नहीं बनाया क्या? बनाओ बनाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं। मैं इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ाऊंगा। किसका रिवीजन? मैंने कब बोला? मेरे से बोर हो जाओगे आप। नए नए टीचर को देखो, उनके अलग अलग पढ़ाने का स्टाइल होता है ना? अरे कुछ अच्छा भी तो मिल सकता है इन दिस प्रोसेस। in this process in this process concentration of electrolyte in this process concentration of in this process concentration of electrolyte remains same. In this process concentration of electrolyte remains same, therefore it is not considered as an example of electrolysis. It is not considered as an example of electrolysis, full stop. This method is used for purification of metals.
नहीं हो पाएगा, इसलिए कर लो पहले। हाँ क्या कह रहे हो? नहीं नहीं नहीं, BB2 में किसी को डाउट है तो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अपन, एक्सरसाइज 1 तक डिस्कस करेंगे अपन। BB2 में किसी को डाउट? हाँ करेक्ट पूछ रहा है, गड़बड़ है ये तो। कौन सा स्टेटमेंट लग रहा है बताओ फटाफट। आप एक बार सॉल्व करो इसको, नहीं आप सॉल्व करो अभी, है ना, और फिर बताओ कौन से स्टेटमेंट में आपको डाउट है। BB2 क्वेश्चन 3, प्रेशर लिया था हाइड्रोजन का, H+ की स्क्वायर लगाया था, वो नहीं लगाया होगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बोला था हाइड्रोजन के लिए रिएक्शन लिख के सॉल्व करना, क्योंकि H2 जब टूटेगा तो 2H+ देगा, तो H+ का स्क्वायर अपन लगाना भूल जाएंगे, साथ ही साथ 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा वो भी लगाना भूल जाएंगे। एक बार देख ले तू, बता देता हूं। अच्छा E0 सेल निकाल लेंगे राइट माइनस लेफ्ट करके, राइट का 0 और लेफ्ट का -0.40, तो ये हो जाएगा E0 0.40, यही आ रहा है ना। अब E सेल निकाल लो, E सेल क्या हो जाएगा 0.40 माइनस 0.06 डिवाइडेड बाय 2 लॉग CD+2 की पावर 1 H+ की पावर 2 इंटू H2 की पावर 1। रिएक्शन लिखूं? स्क्वायर नहीं करा आपने, क्योंकि एक बात बता देता हूं, रिएक्शन लिखोगे ना 2H+ गिव्स H2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, गलती यहां पे करोगे। और साथ ही साथ अगर सब सिर्फ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पूछ लेगा ना पोटेंशियल, तो आप ये 2 इलेक्ट्रॉन लिखना भी गलती कर दोगे, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, अब हो जाएगा ये। हाँ BB2 में किसको डाउट? हाँ सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट आ रहा है और बाकी सारे करेक्ट आ रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं AgNO3 कैन बी स्टोर्ड इन कॉपर वेसल, अब मुझे एक बात बताओ, AgNO3 कॉपर ऊपर, ठीक है, अब ऊपर वाली नीचे वाली को हटा देती है, मतलब यहां पर रिएक्शन होगी नहीं होगी? होगी। अब रिएक्शन हो जाएगी तो थोड़ी ना स्टोर कर सकता हूं, डाला था AgNO3, कुछ दिन बाद CuNO3 होल ट्वाइस मिलेगा, तो गलत हो गया ये। ऐसे सोचना है। एक्सरसाइज नंबर 1 में किसी को डाउट? रुको एक मिनट, मैं अभी तो देखो कहां तक हो गया था, 41 तक हो गया था। 42 से लेकर 50 तक किसी को डाउट? 46 में क्या दिक्कत आ गई? Cl किसको 46 में डाउट है? Cl2 का प्रेशर लिखा था 0.25 लिया था, ठीक है, एक बार देख लेते हैं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 46, ई सेल अपन को निकालना है, E0 अपन को दे रखा है 0.29 माइनस 0.06 डिवाइडेड बाय कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? 2 लॉग, एक्सप्रेशन लिख रहा हूं मैं, Cl माइनस की पावर 2 Br2 की पावर 1 अपॉन Cl2 की पावर 1 Br माइनस की पावर 2। अब ये जो Br2 है तो लिक्विड है, ये 1 हो गया, 0.29 माइनस 0.03 लॉग Cl2 गैस की बात करें तो इसका दे रखा है प्रेशर 0.25 डिवाइडेड बाय
Cl माइनस है ये ऊपर, तो Cl माइनस जो है ये दे रखा है 0.01 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 0.25 और Br माइनस भी रखा है 0.01 की पावर 2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर 100 ये आ जाएगा log 4 0.29 माइनस 0.03 log 4 0.60। ये आ रहा था एक्सप्रेशन। मैंने वही तो पूछा आपसे, पहली बार में ये पूछा था 0.25 आपने रखा नहीं रखा। फोर्टी फाइव में क्या दिक्कत है? इसमें क्या हो गया? कौन सा पोटेंशियल निकाल रहे हो? रिडक्शन पोटेंशियल। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस पता है 10⁻⁻1। वापस से पूछूंगा, क्या स्क्वायर करा था? हाँ या ना? 0 - 0.06 लॉग, डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, है ना? यहां पर मैंने क्या बताया था? ये कौन सा क्वेश्चन बताया था मैंने? ये वाला कौन सा क्वेश्चन बताया था? बिगिनर्स बॉक्स। किसको डाउट था इस वाले क्वेश्चन में? ये वाला हो गया था ना, समझ में आ गया था ये, है ना? वो बस मैंने 2 इलेक्ट्रॉन इधर इधर लिख दिया था, वो इधर आएगा। ये समझ में आ गया ना आपको? हाँ, डिवाइडेड बाय 2 लॉग। करा था ये, फिर क्या हो गया? ये 10⁻⁻1 -2 100 log 100, ये हो जाएगा 0.06। आंसर क्या दे रखा है? और इसको 0.0591 ले लो। कौन सा था ये क्वेश्चन? 45। आंसर क्या है इसका? आ तो गया, फिर आपने गड़बड़ी करी है। देखो, जब भी आप सॉल्व करो ना, तो जिसमें सॉल्व करते हो ना, एक चीज सुनो, एक और गलती बता देता हूं। जब भी आप सॉल्व करते हो, तो जब भी आप सॉल्व करो या डिस्कशन हो ना, तो जिसमें सॉल्व करते हो आपके पास होना चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि आपने मिस्टेक कहां पर करी है। वो मिस्टेक्स आपको पता रहेंगी। जितनी मुझे पता है कि आप कहां गलती कर सकते हो, वो तो मैं बता ही दूंगा। वो तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बता दूंगा कि आप गलती कहां पर करोगे। और ये सारी टीचर को पता रहेगा कि स्टूडेंट गलती कहां करेगा। और टेस्ट पेपर में जहां गलतियां करोगे ऐसे ही क्वेश्चन डालते हैं, वरना सीखोगे कैसे? टेस्ट पेपर बहुत सिंपल बनता है, पर सिली मिस्टेक करोगे। पूछता है रेडियस, निकाल लेता डायमीटर। ये ऐसी गलतियां हो जाती है। यहां पर भी ये 2 ये गड़बड़ी करेगा, यहां पर भी ये 2 गड़बड़ी करेगा। मैं पहले ही बोलता हुआ आ रहा हूं आपको। 50 तक किसी को डाउट? 51 से 60 किसी को डाउट? 59 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, तो क्वेश्चन नंबर 59। अच्छा, ये सॉल्व नहीं होगा आपसे, देख लेते हैं एक बार। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है और ई नॉट आपको दे रखा है 0.465। 0.465 इज इक्वल टू 0.06 डिवाइडेड बाय 2 लॉग के लिख सकता हूं डायरेक्टली। ये एक्सप्रेशन आ गया था आपका, है ना? ये हो जाएगा 0.03, तो आ जाएगा log k इज इक्वल टू 46.5 डिवाइडेड बाय 3। ये हो जाएगा 15.5। तो k आ जाएगा, इधर देख लो एक बार, 10 की पावर 15.5। इसको लिख सकता हूं 10 की पावर 15 इंटू 10 टू द पावर 0.5। अब देखना यहां पर, इसकी वैल्यू सॉल्व कर रहा हूं। मुझे पता है 10 टू द पावर 0.48 होता है 3, 10 टू द पावर 0.60 होता है 4, इसके बीच की वैल्यू आएगी 3.5। अब इसकी बीच की वैल्यू 3.5 लिया है, तो इसकी बीच की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये है 0.48।
ये है 0.60, डिफरेंस किसका है 12 का, तो आधी का हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 0.54, लगभग लगभग जो 3.5 की वैल्यू होगी वो इसके आसपास होगी। पर अगर मैं यहां देखूं तो ये क्या है 0.50, 10 की पावर 0.50 मतलब 3 और 3.5 के बीच में लाई करेगी, और ज्यादा क्लोजर किसके होगी 3 के। इतना भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 10 टू द पावर 15 आ गया, एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, टिक कर देना। ये बात समझ में आ रही है? हाँ नहीं, पर अगर कभी हो जाए इसलिए तो बताया मैंने आपको। ये 61 तक किसी को डाउट? 61 आपको किसमें? 60 का लैंग्वेज क्या समझ, ईएमएफ निकालना है अपन को, स्टैंडर्ड निकालना है, ई नॉट निकालना है, और ई सेल आपको दे रखा है। हाँ क्वेश्चन पढ़ो ना, ईएमएफ ऑफ दी सेल 0.5105 है, ई नॉट आपको निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61। हाँ क्वेश्चन नंबर 61, मुझे एक बात बताइए, जो रिएक्शन दे रखी है ये कौन सी रिएक्शन है? क्यों? हाँ, तो क्या करूं, राइट माइनस लेफ्ट कर दो, खत्म हो गया क्वेश्चन। क्या नहीं है? इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो अपन एल्जेब्रिकली सॉल्व कर सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, ये बताया था मैंने। अब आप यहां पर ये पता कर लो कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, रिडक्शन किसका हुआ है। Fe किस में कन्वर्ट हुआ, Fe+2 में, और Fe+3 किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe+2 में। ठीक है, अब आप यहां पर देखो Fe कन्वर्ट हो रहा है Fe+2 में, तो यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, है ना, और Fe+3 कन्वर्ट हो रहा है Fe+2 में। ये क्वेश्चन में समझ में आ रहा है? ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, सॉरी, हाँ ये रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब अपन करते क्या है, राइट माइनस लेफ्ट करते हैं, है ना। तो मैं कह सकता हूं ये कहां पर है, कैथोड पर, ये कहां पर है, एनोड पर। तो ई सेल क्या हो जाएगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब इसका पोटेंशियल देखो कितना दे रखा है, 0.771 माइनस इसका पोटेंशियल एसआरपी ही रखेंगे, इसका दे रखा है माइनस ऑफ माइनस 0.441, आंसर आ जाएगा 0.1.212, थर्ड ऑप्शन। ठीक है ना, एक्सरसाइज नंबर 1 में किसी को डाउट? बाकी का नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।